कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि पति पत्नी की संपत्तियों के वितरण, जिसमें स्त्रीधन की वापसी भी शामिल है, उसका निर्धारण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कार्यवाही के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, न कि धारा 27 के तहत अलग से दिए गए आवेदन पर। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कहा, स्त्रीधन की वापसी एक मुद्दा होना चाहिए जिसे अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही के ट्रायल में तय किया जाए, न कि धारा 27 के तहत स्वतंत्र रूप से दिए गए आवेदन पर। फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता पति को निर्देश दिया था कि वह उत्तरदायी पत्नी को स्त्रीधन की वापसी के रूप में 1,54,364 अदा करे। दोनों पक्षकारों के बीच विवाह 1 मई 2023 को भंग कर दिया गया था। पत्नी द्वारा अंतरिम भरण पोषण के लिए दायर याचिका में पति ने कुल 7 लाख का भुगतान किया था। अपीलकर्ता पति के वकील ने तर्क दिया कि पति पत्नी द्वारा स्वामित्व वाली संपत्तियों का वितरण केवल तलाक की डिक्री में ही किया जा सकता है और इस डिक्री में स्त्रीधन को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय बबीता अट गायत्री बनाम मोड प्रसाद अट पिंटू पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था, जब तक अधिनियम के तहत कोई वैवाहिक कार्यवाही निर्णीत नहीं हो जाती, तब तक धारा 27 के अंतर्गत स्वतंत्र आवेदन स्वीकार्य नहीं है। ये प्रावधान मुकदमों की बहुलता से बचने और उसी कार्यवाही के अंतर्गत स्त्रीधन की वापसी की याचिका की अनुमति देने के लिए है, जिसमें वैवाहिक विवाद कोर्ट के समक्ष लाया गया। उत्तरदायी पत्नी की ओर से दलील दी गई कि अपीलकर्ता पहले समीक्षा याचिका में असफल रहे और अब अपील कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। ये भी कहा गया कि पत्नी अब निष्पादन कार्यवाही चला रही है। फर के संदर्भ में, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पति ने जबरदस्ती गहने ले लिए, कोर्ट ने पाया कि केवल साजिश के आरोप थे और पत्नी ने अपनी जिरह में ये कहा था कि घटना के समय पति मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने ये भी कहा कि गहनों की रसीदों की फोटोकॉपी जो पत्नी के माता पिता ने दी थी, उसको पति प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने न तो मूल रसीद देखी और न ही लेन देन के गवाह थे। कोर्ट ने टिप्पणी की, एक दस्तावेज केवल उसके निर्माता द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है, या वह व्यक्ति जो निर्माता को दस्तावेज बनाते और सौंपते हुए देखे। इस पर कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने बिना उचित आधार के आरोपों को स्वीकार कर लिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से सहमति जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, धारा 25 केवल उस स्थिति में लागू होती है जब तलाक की डिक्री के बाद भरण पोषण का निर्देश मांगा जाए। वहीं धारा 27 के अंतर्गत केवल उसी डिक्री में निर्देश दिए जा सकते हैं जिसमें विवाह विच्छेद किया गया हो और संपत्ति को लेकर आदेश जारी किया गया हो। 1 मई 2023 की डिक्री में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। तदनुसार 1,54,364 के भुगतान का आदेश निरस्त कर दिया गया। चूंकि पत्नी को 7 लाख अंतरिम भरण पोषण और 210,000 आंशिक निष्पादन के रूप में प्राप्त हो चुके थे, कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की जीत के साथ निष्पादन कार्यवाही स्वतः समाप्त मानी। केस टाइटलर कृष्ण कुमार गुप्ता बनाम प्रीति गुप्ता। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर सैटरडे 31 मई को देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र कुमार वालेजा तथा दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान तथा मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए डेलीगेट्स ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने के संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इससे पूर्व मंचासीन चंद्र कुमार वालेजा, दिल्ली बार अध्यक्ष नागेंद्र कुमार, संस्थापक रामगोपाल गुप्ता, राजेश पंजवानी, संस्थापक मनोज सनपाल, दीपक पंजवानी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, गुजरात अध्यक्ष जयशंकर प्रजापति, महाराष्ट्र अध्यक्ष विलास राव, राजस्थान के प्रदेश सचिव डॉक्टर मनोज आहूजा का ढोल बजाकर अगवानी करते हुए मंच पर माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा, शैलेंद्र सक्सेना, डॉक्टर मनोज आहूजा, छत्रपति शर्मा, अंजलि श्रीवास्तव, लखनऊ से रचना रिया मिश्रा, अजमेर से अशोक सिंह रावत,
दिल्ली से ऋतु मुंजाल सहित वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता संयुक्त अधिवक्ता मंच द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष वालेजा ने कहा कि मंच का उद्देश्य अधिवक्ताओं का कल्याण, उनके सम्मान में बढ़ोतरी व सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि मंच ने 18 प्रदेशों में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए हजारों अधिवक्ताओं को जोड़ने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने के लिए मंच द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। मंच देशव्यापी आंदोलन कर इसे लागू करवाने की दिशा में रूपरेखा तैयार कर रहा है। उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए डेलीगेट्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी के आने से ही संगठन को मजबूती मिली है। आगे भी आप इसी तरह एकजुट रहकर अपने अधिकारों की मांग करें, जिससे हम सभी संगठन के महान उद्देश्यों को हासिल कर सकेंगे। राजस्थान के प्रदेश सचिव डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि संविधान का चीरहरण किया जा रहा है और आप धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहोगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें जनमत को साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करना हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आहूजा ने कहा कि आज देश के हालात काफी विकट हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सबको देखने के बावजूद भी आज अगर आप द्रोणाचार्य बनकर अंधे बने रहोगे और चुप रहोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमें इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। संविधान की रक्षा करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की न्यायपालिका पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे कामों में रोड़े अटकाए जाते हैं, गलत तरीके से टिप्पणी की जाती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लें। इसके साथ ही उन्होंने नॉन प्रैक्टिशनर वकीलों को संस्था से बाहर निकालने की वकालत की। एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने कहा कि वकीलों का मान सम्मान व गरिमा बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि संविधान की मूल भावना को बदलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजों को आयोग वगैरह का अध्यक्ष बनाया जाना बिल्कुल गलत है। इस संबंध में प्रस्ताव पास करने की महत्ती आवश्यकता है। जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपक पंजवानी ने कहा कि मंच का उद्देश्य अधिवक्ता साथियों का कल्याण करना है और मंच उसी दिशा में काम कर रहा है। दिल्ली की अधिवक्ता ऋतु मुंजाल ने अधिवक्ता एकता को बढ़ावा देते हुए मंच द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि मंच की वजह से अधिवक्ताओं की गरिमा बढ़ी है। हम मंच के साथ संघर्ष करके देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने में पूरी कोशिश व संघर्ष करेंगे। दिल्ली के राहुल मिश्रा ने कहा कि मंच के सानिध्य से हमारे प्रदेश के अधिवक्ता भी सुरक्षा कानून लागू करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अधिवक्ताओं को अपने अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना उचित रहेगा। जयपुर के एडवोकेट अजय शर्मा ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। हाल ही में हमने संघर्ष करके अधिवक्ता साथी को न्याय दिलवाया था। उन्होंने कहा कि मंच हम सबकी ताकत है और हमें भी मंच को मजबूत करना चाहिए। एडवोकेट मनोहर चंचलानी ने कहा कि वालेजा साहब की वजह से हम सभी अधिवक्ता एक मंच पर एकत्रित होकर संगठन हित की बात कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट राम अवतार मीना ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें जनमत का साथ लेना होगा। समाज में इन मुद्दों को ले जाकर जनमत एकत्रित करना होगा। अपनी बात को और संविधान के प्रावधानों को आम जनता के बीच ले जाना होगा। देश में फैल रहे जहरीले वातावरण को रोकने की आवश्यकता है। लोकतंत्र बचेगा तभी न्यायपालिका बचेगी और तभी हमारा अस्तित्व कायम रहेगा। एडवोकेट महेंद्र चौधरी ने कहा कि संविधान के संघात्मक ढांचे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए हमें आगे आना होगा। तानाशाही करने वालों को रोकना होगा। सेमिनार में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अधिवक्ता मौजूद रहे। सेमिनार में बड़ी संख्या में युवा वकीलों ने संविधान की पालना पर अपने विचार व्यक्त भी किए। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उपस्थित मेहमानों के सानिध्य में लंच का आयोजन भी किया गया। वहीं सेमिनार से लौटने के बाद रविवार को कस्बे के युवाओं ने पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा के मुख्य आतिथ्य व एडवोकेट मनीष छीपा के सानिध्य में केकड़ी बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर शिक्षक पवन धूमश, समाजसेवी दीपक सेन, भागचंद चौधरी, देशराज चौधरी, दीपक भाटी, जयसिंह सेन, भूपेंद्र रावत, नितेश नायक सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि आहूजा ने एक बार फिर देश की राजधानी में अपने गांव व क्षेत्र का डंका बजाकर हम सबको गौरवान्वित किया है।
अधिवक्ता समिति के चौथे अधिवेशन में पधारे हुए सभी साथियों को प्रणाम करते हुए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित तौर पे आपके आने से इस संगठन को जो ऊर्जा मिलेगी, इस संगठन के जो उद्देश्य पूरे होंगे वो बहुत बेहतर लगते हैं। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अब हमारे बीच में हालांकि चले गए नागेंद्र सिंह जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पधार करके कार्यक्रम को जो गरिमामयी बनाया और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्र कुमार वालेजा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट भोपाल, और कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित अतिथि जो हमारे मंच में मौजूद है, आपको प्रणाम करते हुए और पूरे देश के आए हुए डेलीगेट को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात निवेदन करने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार से 4 साल पहले इस संगठन का उद्देश्य रखते हुए माननीय वालेजा जी ने इस संगठन को चलाया और उस संगठन से आज 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं इनके सम्मान में कहना चाहूंगा, मैं अकेले चला था, जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारोबार बढ़ता गया। तो निश्चित तौर पे आज हम देश की राजधानी में जो मीटिंग कर रहे हैं और 250-300 से ज्यादा डेलीगेट हमारे यहाँ मौजूद हैं जो अपने आप में अपने क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं। बात 250-300 की नहीं, यदि एक एडवोकेट यहाँ मौजूद है तो ये मानो कि वो कम से कम 10,000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसका हम करते ही हमें आप और एडवोकेट हमकी अपनी जनता पूरा देश इस बात को जानता है कि आजादी को दिलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो अधिवक्ताओं का रहा है। और आज भी मैं आपको कह सकता हूँ कि यदि आज अपने अपने पॉजिटिव रोल में आए, यदि अपन अपने हिसाब से एक्टिव हो जाए तो आज भी जो चाहे वो करवा सकते हैं। आज हमें ज्ञापन देने की, मांग करने की कतई जरूरत नहीं है। अभी मैं हमारे बीच में नागेंद्र सिंह जी आए थे, बीच में नागेंद्र कुमार जी जो दिल्ली बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन्होंने यही कहा कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते कह रहा हूँ, जरूरतों में है, लेकिन जो हमारा तरीका है ज्ञापन देने का, अखबार में न्यूज निकलवाने का, वो गलत है। आप आपके वहां का जो एमएलए है, वहां का जो मंत्री है, वहां का जो सांसद है, उसको आईने दिखाओ, उसको कहो हम है कि तू जीता है। निश्चित तौर पे वो अपने आप एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम है इसलिए वो है, हमको वो बहुत हल्के में ले रहे, हल्के में इसलिए भी ले रहे। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य जो मानव अधिवक्ताओं का कल्याण, उनके सम्मान में बढ़ोतरी, वह अधिवक्ताओं की बढ़ोतरी, सम्मान में बढ़ोतरी की जरूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि आज हमारे प्रोफेशन में ऐसे लोग घुस गए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके घर में कोई इज्जत नहीं है, जो उठे ही रहे, 2 कौड़ी का आदमी है, दारू की दुकान चलाते हैं और वकील बनकर हमारा नाम खराब करते हैं, उसको बाहर निकालो। मैं आज माननीय मंच से निवेदन करना चाहूंगा और यहाँ पे जो बैठे हुए सभी को कहना चाहूंगा कि अपने संगठन में ऐसे लोगों को मत लाओ जो नॉन प्रैक्टिशनर है। वो लोग अपने बदनामी कराते हैं, एक प्लॉट ले लिया, उसकी दलाली करेगा, वो आगे 5-10 हजार का संस्था में दे देगा, 1100 रुपए ज्ञापन के दे देगा, 1100 रुपए मैनेज कर लेगा, उसको बिठा देता मंच को बड़ा पद दे करके। आज इस मंच में भी मैं निवेदन करूँ आपसे, इस मंच में भी संशोधन की जरूरत है। इस मंच में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नॉन प्रैक्टिशनर है, जिनकी कोई वजूद नहीं है। आप पता करो कि क्या उनकी वैल्यू है क्या कोर्ट में, जिनको आपने अध्यक्ष बना रखा है या जिनको आपने बड़ा पद दे रखा है, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। उसकी वैल्यू से ही हमारे मंच की वैल्यू होती है। तो आप लोगों को मैं माननीय मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल मात्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू हो चाहे नहीं हो तो भी हम वकालत करते रहेंगे, तो भी हम अपनी लाइफ जीते रहेंगे, लेकिन हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारी गरिमा बनी रहनी चाहिए। और सम्मान और गरिमा के लिए जो उठाए गए हैं में बहुत सारे उठाए गए हैं। मैं आप बता सकता हूँ, मेरी बार में मैं अभी केकड़ी बार का अध्यक्ष हूँ, मेरे वहां 189 वोटर है, मैंने 14 लोगों को निकाल दिया, मेरे कई चोर है, उसके लिए मेरे को खूब रोज झेलना पड़ा। ये मेरे पूरे अध्यक्ष बैठे हुए, मैंने कहा नहीं आएंगे ये, क्यों? क्योंकि वो वकील नहीं थे, वो 5,000 नहीं देते थे, 10,000 दे देते थे, कोई कार्यक्रम में आ जाते थे और वो दादा ही कर रहे। अरे भाई तू वकील है क्या? तेरे को क्या मेरी कोर्ट जानती है क्या? मजिस्ट्रेट को जानता है क्या? तो ऐसे लोगों को जब अपन निकालेंगे संस्था से तो गरिमा बनेगी, और जब गरिमा बनेगी, जब वैल्यू में लोग रहेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू मिलेगी ना तो अपना आपका प्रोटेक्शन भी लागू होगा, आपको हर चीज मिलेगी। तो मैं आपसे मंच के माध्यम से ज्यादा आप सभी बहुत माननीय लोग बैठे हुए यहाँ पे, मैं निवेदन करूंगा, अदरवाइज नहीं ले कोई भी, ये बहुत जरूरी है।
और हमारा जो संगठन चला है, आज संगठन में 20,000 लोग हैं। ठीक है, मेरे आज वालेजा जी मान लो मेरा संपर्क है, या हमारे चंचलानी जी मेरा संपर्क में नाम भेज दिए, इन्होंने उनको दे दिया, उनको हाँ ये अध्यक्ष रहेगा, ये सचिव रहेगा, लेकिन क्या वो लायक भी है क्या? ये तो हमें देखना ही पड़ेगा भाई। गलत आदमी को आप बना दोगे तो आपकी संगठन की वैल्यू भी वैसी बढ़ेगी। तो इस संगठन में पुनः रिव्यू करने की आवश्यकता भी है। आज दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में हम सम्मेलन कर रहे हैं। मैं सम्मेलन के कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ हमारी संख्या होनी चाहिए 1,000। इस मंच पे कम से कम 10 ब्यूरोक्रेट और 10 जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लॉ मिनिस्टर होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो तब होते जब आप सही लोगों को जिम्मेदारी देते हैं कि ये भाई ये काम करो। आप दोनों जिम्मेदारी कैसे नहीं देंगे? जिम्मेदारी आपको सलेक्शन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 1,000 आपके यदि दोस्त है और उसमें एक भी दुश्मन यदि आपका निकल गया तो वो आपका किसी काम का वो सारे दोस्त को खत्म कर देगा। अच्छे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। मंच का जो उद्देश्य है बहुत अच्छा चल रहा है, मंच बहुत बढ़िया चल रहा है। मंच को इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत अच्छे लोग हमारे साथ है भी नहीं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है, अच्छे लोगों को इसमें शामिल करो, उनको अच्छी जिम्मेदारी दो। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आने वाला समय ऐसा होगा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का नाम होगा पैरेलल टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वालेजा जी, हमारे सभी प्रदेश से पधारे अध्यक्ष जी, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष जी, हमारे केकरीवाल के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा जी, और पूरे देश से जो सेशन न्यायालय से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करने वाले सभी अधिवक्ता साथियों, जिस प्रकार से अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का जो उद्देश्य न्याय, सम्मान, सुरक्षा और अखिल भारतीय सभी अधिवक्ताओं की जो सुरक्षा, सम्मान, प्रतिष्ठा और कल्याण के लिए जो संगठन काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय टीम को और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के अधिवक्ता समृद्ध हो, उनको प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, उनकी प्रतिष्ठा हो, उनकी पेंशन की लड़ाई, उनकी मेडिक्लेम की लड़ाई, उनके सभी हितों की लड़ाई, उनकी सुरक्षा की लड़ाई अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच लगातार लड़ रहा है और आगे भी ये लड़ता रहेगा। मैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर मनोज आहूजा जी ने जो भोपाल में मुझे भी इस संगठन के साथ जोड़ा और निश्चित रूप से राजस्थान में संयुक्त अधिवक्ता मंच बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि आपको संयुक्त अधिवक्ता मंच के आपके राजस्थान में कई बारों के प्रेसिडेंट है, अजमेर एक संभाग मुख्यालय पर, और मैं वहां का प्रेसिडेंट होने के नाते, हमारे डॉक्टर मनोज आहूजा जो केकड़ी के प्रेसिडेंट होने के नाते, हम इस अधिवक्ता मंच के जो अधिवक्ता कोई भी समस्या लेकर के आता है, हम सब लोग उनकी मदद करते हैं। और मैं अजमेर में ही जिस प्रकार से हमारे एक अधिवक्ता की एक मृत्यु हुई थी, उसमें हमने आंदोलन करके और उस अधिवक्ता को 33 लाख रुपए दिलाए, उनके परिवार के बच्चे को संविदा पे नौकरी दिलवाई। और आज हम अजमेर जिले में हमने चाहे एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर हो, उनको इस प्रकार की गाइडलाइन जारी करवा दी कि कोई भी अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के पहले आप डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट को सूचना देंगे और सूचना के बाद ही अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने जिस प्रकार से
अधिवक्ता कॉलोनी के लेकर के अधिवक्ताओं को टोल मुक्त किया जाए। अधिवक्ता जिस प्रकार हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उनका टोल नहीं लिया जाए। अधिवक्ताओं का अधिवक्ता भवन जिस प्रकार राजधानी में बना हुआ है, उस प्रकार जिले स्तर पे बना जाए। इस प्रकार की संयुक्त अधिवक्ता मंच के माध्यम से भी हमें ये सारी जो वेलफेयर की स्कीमें हैं और जो प्रोटेक्शन का, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान विधानसभा में तो पास कर दिया, लेकिन गवर्नर के पास में जो अटका हुआ है उसको लेकर भी हम लोगों को आगे और रणनीति बना करके और किस प्रकार से जो विधायक है, सांसद है और गवर्नर के पास में जाकर के और उसको पारित करवाए। इस प्रकार हमारा सबका जो उद्देश्य है वो हिंदुस्तान के वकीलों को मजबूती प्रदान करने का है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा का है, अधिवक्ताओं के हित और सम्मान और प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आवे, उसको लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से जो आज दिल्ली में भी बहुत बढ़िया आयोजन हुआ, लेकिन इससे भी बढ़िया आयोजन हो सकता था। मैंने हमारे डॉक्टर मनोज आहूजा जी और हमने इस अधिवेशन को राजस्थान पुष्कर में करने के लिए भी हमने प्रस्ताव रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, राजधानी में हुआ। आने वाले समय में इससे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 गुना कार्यक्रम बढ़िया। चौपड़ा कॉम्प्लेक्स के ब्यूटिशियन व्यापारी जयसिंह सेन का जन्मदिन रविवार को पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा व एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में चौपड़ा कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन समारोह के मुख्य आयोजक सुनील शर्मा के नेतृत्व में सेन का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। वहीं चौधरी ई मित्र KMD देशराज चौधरी के सानिध्य में केक काटकर सेन के मुंह पर होली के कलर की भांति लगाया जाकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। वहीं व्यवसायी दीपक भाटी ने जयसिंह सहित उपस्थित व्यापारियों व आयोजक मंडल को केक खिलाकर अपने अजीज मित्र सेन का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज आहूजा, सुनील शर्मा, शिक्षक पवन धूमश, मनीष छिपा, भागचंद चौधरी, दीपक सेन, देशराज चौधरी, नितेश नायक, प्रकाश जायसवाल, आनंद कुमावत आदि मौजूद रहे, जिन्होंने सेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए सदैव लोगों को स्मार्ट बनाने व खुद भी स्मार्ट बने रहने की शुभकामनाएं दी। युवा व्यापारी जयसिंह के जन्मदिन के अवसर पर आज सोशल मीडिया पर भी उनके चाहने वालों ने बधाई व शुभकामनाओं की पोस्ट लगाकर नेटवर्क को जाम कर रखा था, जिससे सेन के व्यवहार कुशल होने व उनकी लोकप्रियता को देखा जा सकता था। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में लोकदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त स्थान महासिंह बाबा की छतरी पर बांदनवाड़ा ही नहीं, आसपास के ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को लेकर इस स्थान पर आते हैं, जो अपनी मन्नत मानकर चले जाते हैं और पूरी होने पर श्रद्धानुसार भोग, प्रसाद, माला चढ़ाकर जाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर पाइल्स की बीमारी के रोगियों का पक्का इलाज होता है। इस रोग के रोगी 5 रविवार तक आकर नारियल चढ़ाकर अगरबत्ती लगाकर ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही जो भी श्रद्धालु यहाँ मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। कस्बे सहित आसपास के गांवों के श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर बाबा के दरबार में आते हैं और फिर जब उनकी समस्या का निवारण हो जाता है, तब बाबा के दरबार में आकर प्रसाद चढ़ाकर धन्यवाद व आभार ज्ञापित करते हैं। कई श्रद्धालु रविवार को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण भी करते हैं तथा शनिवार शाम को श्री राम पारायण मंडल की ओर से रामचरितमानस का पाठ भी करवाते हैं। रविवार को भी इस स्थान पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। बाबा के भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। बाबा के अनन्य भक्त ओम प्रकाश लोहार ने बताया कि सच्चे भाव से आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत यहां से अवश्य पूरी होती है। मंदिर के पुजारी प्रभुलाल माली ने द्वारा प्रतिदिन बाबा की सुबह शाम पूजा आराधना की जाती है तथा रविवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हुए पूरे बाबा के भक्तों के परिवार की सुख, शांति व समृद्धि के लिए दुआ मांगी जाती है तथा देश में अमन, चैन व खुशहाली बनी रहे, उसके लिए आराधना की जाती है। आज भी बाबा के परम भक्त दुर्गालाल लोहार ने अपने सुपुत्र गौरव व मुकेश के पुत्र गौरव के चुगल कार्यक्रम का आयोजन बाबा के दरबार में भोग लगाकर भोजन प्रसादी के साथ किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर प्रसाद का भोग लगाया। इस धार्मिक आयोजन में पांचाल लोहार समाज के सेवानिवृत्त शिक्षक दुर्गालाल लोहार, समाज सेवी ओम प्रकाश लोहार, कैलाश लोहार, उमराव लोहार, निरंजन लोहार, शिक्षक पवन धूमश, डॉक्टर मनोज आहूजा, सुनील शर्मा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ बांदनवाड़ा कस्बे के महासिंह बाबा के दरबार में। यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था लंबे समय से जुड़ी हुई, हर रविवार को यहाँ एक मेले जैसा माहौल रहता है
और जिन लोगों की भी, जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है वो भोजन प्रसादी का आयोजन करते हैं। आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ हमारे बांदरवाड़ा के समाज सेवी ओम प्रकाश जी लोहार। इन्होंने अपने परिवार के में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। किस प्रकार से किया है, उसका क्या उद्देश्य है, सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको। ये दुर्गालाल जी लोहार जो रिटायर्ड टीचर हैं और इनके पुत्र जो समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहते हैं, ओम प्रकाश जी और कैलाश जी। मैं आपको बात करा रहा हूँ। ओम प्रकाश जी तो बताएंगे आज क्या आयोजन है, बताइए सर। दुर्गालाल जी के पड़पोत्र गौरव सुपुत्र मुकेश, जिसकी जुगल मासिंह बाबा की कृपा से आज का प्रोग्राम रखा हुआ। पुरानी आस्था है हमारी और यहीं से हम शुरुआत है हमें मासिंह बाबा। धन्यवाद। बोल मासिंह बाबा की जय। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान कादेरा रोड केकड़ी की आय व्यय विवरणिका 2024-25 का विमोचन विधायक जन सुनवाई केंद्र नगर परिषद परिसर स्थित भवन में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान द्वारा प्रकाशित आय व्यय विवरणिका 2024-25 का विमोचन गौसेवक गौसंरक्षक केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, संस्था अध्यक्ष अशोक पारीक, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन रामगोपाल सैनी, सचिव निरंजन तोष्णीवाल के द्वारा विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि सनातन धर्म में गौ माता का सर्वप्रथम स्थान है। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान द्वारा गौ माता के संरक्षण हेतु जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। हमारी सरकार द्वारा गौ संरक्षण का सराहनीय कदम उठाया गया है। भारतीय गोवंश को बचाने हेतु कड़े कदम उठाकर सरकार गौशाला का निर्माण एवं उत्थान के कार्य में डटी हुई है। गौशाला के मुख्य व्यवस्था प्रमुख आनंदी राम सोमानी ने बताया कि गौ सेवक और गौ संरक्षण में विशेष भूमिका निभाते हुए केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज बढ़ते कदम गौशाला के आजीवन सदस्यता ग्रहण कर संस्थान का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार व्यक्त किया। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान ने बताया कि विवरणिका में गौशाला संस्थान द्वारा वर्ष 2024-25 में के आय एवं व्यय का पूर्ण ब्यौरा, गतिविधियों की जानकारी, गौशाला संस्थान से जुड़े आजीवन सदस्यों की सूची, मय फोन नंबर के दानदाताओं का विवरण, गौवंश की संख्या इत्यादि जानकारी दी गई है। इस अवसर पर अशोक शर्मा, अनिल राठी, अमित गर्ग, सुशील कर्नावट, दशरथ चौधरी, मुकेश नोहाल, यज्ञ नारायण सिंह, विष्णु साहू, अविनाश दुबे, अशोक मंडल, राजेंद्र बियानी, रतिराम राव, रामनिवास छिपा, राकेश तोष्णीवाल, पंकज होतचंदानी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।